हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि यूपी का जो आर ओ ए आर ओ का एग्ज़ाम होता है, उसमें क्या होता है दोस्तों कि 22 नंबर का आपका जो यूपी स्पेशल होता है वो पूछा जाता है। ठीक है, तो दोस्त और उन जो 22 नंबर में क्या होता है दोस्तों, कुछ पार्ट आपका उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स होता है और जो कुछ पार्ट होता है उत्तर प्रदेश का स्टैटिक जीके होता है। ठीक है, तो दोस्तों इन दोनों पार्ट्स को मिलाकर टोटल 22 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन 22 नंबर को दोस्तों कंप्लीट करने के लिए हमारे यहाँ जो ये वीडियो सीरीज चल रही है करंट अफेयर्स की, इसका दोस्तों एक वीडियो कंप्लीट हो चुका है। ये आज आपका दूसरा वीडियो है। ठीक है, इसमें आपको दोनों पार्ट कंप्लीट करा दिए जाएंगे। ठीक है, और दोस्तों मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ यूपी आर ओ के एग्ज़ाम के लिए पेड बैच लॉन्च हो चुका है दोस्तों। अगर आप उसे परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों उसका तो नंबर दिया गया है, कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, तो उस पर आप व्हाट्सअप करके या कॉल करके आप उसे परचेज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा जो टॉपिक है दोस्तों ये है उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स का। ठीक है, तो दोस्तों लास्ट क्लास में हमने हमने लास्ट क्लास में करंट अफेयर्स डिस्कस किया था, एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि रिवाइज करना दोस्तों बहुत जरूरी है। अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो जो पीछे की चीज़ें वो भूलती जाएंगी और आगे की चीज़ें पढ़ने का फिर कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। तो ठीक है, जो लास्ट क्लास में हमने जो करंट अफेयर्स किया था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों उसमें जो पहला क्वेश्चन था हमारा वो था कि कौन सा राज्य जो है वो दिल्ली एनसीआर की तरह स्टेट कैपिटल रीजन यानी कि राज्य राजधानी क्षेत्र का गठन करेगा। तो दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, आपका उत्तर हो जाएगा उसका उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन कैसा कि दोस्तों कौन था कि कौन सा एयरपोर्ट जो है उत्तर प्रदेश का, जो कौन सा एयरपोर्ट है जो 5G इंटरनेट सेवा देने वाला उत्तर प्रदेश का पहला एयरपोर्ट होगा। ठीक है, तो दोस्तों जो उत्तर प्रदेश का पहला एयरपोर्ट है जो 5G की सुविधा देगा, जो पहला एयरपोर्ट है वो दोस्तों होगा आपका लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो दोस्तों वाराणसी में स्थित है। ठीक है, तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या था कि जो दिव्यांगजन के पुनर्वास हेतु जो मकान निर्माण और मकान दुकान संचालन के लिए, यानी जो दुकान का जो निर्माण था, सॉरी मकान नहीं, दुकान के निर्माण और दुकान के संचालन के लिए एक योजना जो चलाई जा रही है, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार कितने रुपए दे रही। तो दोस्तों जो दुकान के निर्माण के लिए 20,000 रुपये दिए जा रहे हैं, और अगर दुकान का संचालन करना है तो दोस्तों उसके लिए 10,000 रुपये दिए जा रहे थे। ठीक है, ये देखिए 20,000 रुपये दिए जा रहे थे दुकान के निर्माण के लिए, और संचालन के लिए दिए जा रहे हैं 10,000 रुपये। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। इसके बाद जो अभी हाल ही में ट्विन टावर जो गिराया गया है वो दोस्तों कहाँ पे स्थित है। जो जो हाल ही में ट्विन टावर दोस्तों गिराया गया है वो आपका नोएडा में स्थित है। ठीक है, इसके बाद क्या क्वेश्चन है, इसके बाद क्वेश्चन था हमारा कि उत्तर प्रदेश में किसे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार यानी कि नेशनल टीचर अवार्ड 2022 से कैसे सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों इनका नाम है खुर्शीद अहमद। ठीक है, क्या नाम था इनका, खुर्शीद अहमद। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे उन्हें एक बार रिवाइज कर रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या था कि उत्तर प्रदेश सरकार कितने मशहूर स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर बस सेवा शुरू कर रही है। तो इसका आंसर था दोस्तों 11। कितना था आंसर, 11 था। ठीक है, 11 जो स्वतंत्रता सेनानी है उनके नाम पर बस सेवाएं शुरू कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार। इसके साथ एक क्वेश्चन ये भी था कि कितने तीर्थ स्थानों के नाम पर भी बस सेवाएं शुरू करी जा रही हैं। तो तीर्थ स्थान दोस्तों थे उसमें 8। ठीक है, तो स्वतंत्रता सेनानी थे 11, यानी 11 स्वतंत्रता सेनानी हो गए, और 8 तीर्थ स्थानों के लिए जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वो बस सेवा शुरू करने जा रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या था कि जो किस एसटीएफ को किस राज्य की एसटीएफ को स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश की जो एसटीएफ है उसे ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या था कि ई अभियोजन पोर्टल यानी कि ई प्रोसिक्यूशन पोर्टल में की जो रैंकिंग थी उसमें पहले स्थान पर कौन सा राज्य है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में पहले स्थान पर था। ठीक है, इस रैंकिंग में, इस रैंक ये क्या था, ये ई अभियोजन पोर्टल मतलब ई प्रोसिक्यूशन पोर्टल, उसमें पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश का पहला 4D कॉन्सेप्ट वाला आर्टिफिशियल जू थीम पार्क कहाँ पर बनने जा रहा है। तो दोस्तों ये नोएडा में बनने जा रहा है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का पहला 4D कॉन्सेप्ट वाला आर्टिफिशियल जू थीम पार्क कहाँ पे बनने जा रहा है। तो ये नोएडा में बनने जा रहा है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन हमारा था कि उत्तर प्रदेश सरकार कहाँ पर पहली स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी मतलब कि स्किल स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी जो है उत्तर प्रदेश की पहली कहाँ पे बनने जा रही है। तो दोस्तों ये बनारस से बनने जा रही है। कहाँ पे बनने जा रही है, बनारस से बनने जा रही है। ठीक है,
इसके बाद अगला अगला क्वेश्चन क्या था कि उत्तर प्रदेश बाजरा के उत्पादन में किस स्थान पे है। तो उत्तर प्रदेश बाजरा यानी मिलेट्स के उत्पादन में दूसरे स्थान पे है, ठीक है। तो ये जो हमने जो क्वेश्चन अभी आपको रिवाइज कराया, ये लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किए थे। तो एक बार अगर उस वीडियो को भी देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया गया था, ठीक है। अब चलते हैं आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले के फतेहगढ़ सेंट्रल जेल के खाने को, यानी कि एक फतेहगढ़ सेंट्रल फतेहगढ़ सेंट्रल जेल है जिसके खाने को 5 स्टार FSSAI की रेटिंग मिली है, ठीक है। तो ये दोस्तों हो जाएगा, ये जो जेल है वो कहाँ पे स्थित है। तो ये जेल आपका फर्रुखाबाद में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, ये जेल आपका स्थित है फर्रुखाबाद में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, फर्रुखाबाद, ठीक है। चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे कि एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है, ठीक है। अब इमेज इसकी देख लेते हैं। इसमें क्या लिखा है कि यूपी के इस जेल में मिलता है 5 स्टार खाना, और वो जेल कौन सी है, फर्रुखाबाद जिले की फतेहगढ़ सेंट्रल जेल, जिसे FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है, 5 स्टार सर्टिफिकेट, ठीक है। अब इसमें दोस्तों कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। मतलब एक बार इन्हें आप रीडिंग कर लीजिएगा। इसमें कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट वो मैं आपसे डिस्कस कर लूँगा। इसके बाद जो बचेगा वो आप एक बार इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें ये जेल कहाँ थी, ये है फर्रुखाबाद जिले में जेल है। इसमें क्या है कि जो खाना है बहुत अच्छी क्वालिटी का दिया जा रहा है, ठीक है। तो अच्छी क्वालिटी का खाना देने के कारण ही जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसने 5 स्टार की रेटिंग इन्हें दी है, ठीक है। इसमें खाने की क्या खासियत है कि इसमें दोस्तों रोज अलग अलग खाना दिया जाता है। पहली बात तो ये शाकाहारी खाना दिया जाता है, और रोज अलग अलग खाना दिया जाता है। जैसे दालों की बात करें तो कभी अरहर की, मसूर की, चना की, मतलब अलग अलग तरह का वैरायटी ऑफ फूड्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। इसलिए इसको ये दिया गया है। तो एक बार आप जब ये PDF आप तक पहुँच जाएगा तो एक बार आप इन पॉइंट्स की रीडिंग कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात हुई है FSSAI की, तो देख लेते हैं कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में। तो इसी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी 5 सितंबर 2008 में। कब की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी 5 सितंबर 2008 में, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में स्थित है। और जो इनकी अध्यक्ष है वो है रीता तेवतिया जी, ठीक है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या है कि कौन सा राज्य 2023 में पहली बार इंटरनेशनल इत्र फेस्टिवल यानी कि फर्स्ट इंटरनेशनल परफ्यूम फेस्टिवल का आयोजन करेगा, ठीक है। ये पहली बार होने जा रहा है, ठीक है। और ये कब किया जाएगा, 2023 में। तो ये कौन सा प्रदेश करेगा, ये दोस्तों अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश करने वाला है, ठीक है। और ये उत्तर प्रदेश में कहाँ पे होगा, उत्तर प्रदेश में ये लखनऊ में होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। देख लेते हैं दोस्तों इसके एक्सप्लेनेशन में। इमेज में क्या लिखा हुआ है कि इंटरनेशनल परफ्यूम फेस्टिवल इन उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये 2023 में ऑर्गेनाइज किया जाएगा फरवरी में, ठीक है। अब इसकी डेट एग्जैक्ट नहीं बताई गई है, लेकिन ये फरवरी में ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों इसमें क्या था कि इसे क्यों ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, इनका मकसद ये है कि जो कन्नौज का जो इत्र है उसे क्या करना है, इनको जो वर्ल्ड लेवल पे लाना है, ठीक है। इसलिए इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, ठीक है। और आप लोग सब लोग जानते हो कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत जो कन्नौज का जो प्रोडक्ट है वो इत्र है, ठीक है। और कन्नौज फेमस है इत्र के लिए ही। तो इस उसको क्या कहे कि वैश्विक बाजार में स्थापित करने के लिए ही इसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, ठीक है। और दोस्तों एक चीज़ आप ये पॉइंट देख लीजिएगा कि जो परफ्यूम में जो सबसे फर्स्ट नंबर का जो कंट्री है वो आपका फ्रांस है, ठीक है। ये पॉइंट आप एक बार देख लीजिएगा कि वैश्विक स्तर पर जो फ्रांस है वो परफ्यूम इंडस्ट्री में अग्रणी माना जाता है, ठीक है। तो ये देश कौन सा है जो परफ्यूम के लिए अग्रणी है, वो है फ्रांस, ठीक है। और क्या हो रहा है, और दोस्तों कन्नौज में एक इत्र पार्क का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। ये इत्र पार्क 57 एकड़ में फैला हुआ है, ठीक है। और ये स्थापित कहाँ किया जा रहा है, ये कन्नौज में स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश की पहली नाइट सफारी शुरू होगी, ठीक है। तो ये कहाँ पे होगी, तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में लखनऊ में की जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, लखनऊ, ठीक है। ये देखो इमेज में क्या लिखा है कि लखनऊ में देश की पहली नाइट सफारी
बनेगी, ठीक है। लखनऊ में देश की पहली नाइट सफारी बनेगी, ठीक है। अब दोस्तों इसमें क्या है कि इस नाइट सफारी में ये पहली बात तो ये कुकरेल वन क्षेत्र में बनेगी। कहाँ पे बनेगी? कुकरेल वन क्षेत्र में, ठीक है। कहाँ पे बनेगी? कुकरेल वन क्षेत्र में बनेगी। 350 एकड़ की है ये, ठीक है। और ये देश की, क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये विश्व की पहली नाइट सफारी की तर्ज पे, जो पहली जो नाइट सफारी है वो कहाँ पे? सिंगापुर की जो नाइट सफारी है, तो उसी की तर्ज पे ये बनाई जाएगी, ठीक है। और ये इंडिया में पहली होगी, तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और ये किसकी तर्ज पे बनाई जा रही है, यानी किस किस कंट्री को देख के बनाई जा रही है? ये सिंगापुर को देख के बनाई जा रही है। तो मतलब मेन इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि ये कहाँ बनाई जा रही है, ठीक है। और दूसरा ये है कि ये किसकी तर्ज पे बनाई जा रही है, तो ये सिंगापुर देश की तर्ज पे बनाई जा रही है, ठीक है। अब दोस्तों जो इसमें पॉइंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ इसमें वीडियो में। इसके बाद जो पॉइंट्स बचते हैं वो आपको जब पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी तो आप एक बार उसको रीड कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर मैं सब पॉइंट्स को पढ़ने लग जाऊँगा तो फिर ये जो वीडियो है बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो जो रात में क्या होगा कि जानवरों को थोड़ा मतलब महसूस हो कि रात है, तो इसलिए इसे चंद्रमा की रोशनी की तरह कुछ व्यवस्था करी जाएगी उस जानवरों के लिए, ठीक है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ कि जो एनसीआरबी है यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, उसने एक रिपोर्ट जारी करी है 2021 के लिए। तो उसमें क्या है कि उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक हिंसा के कुल कितने मामले सामने आए, उसके अनुसार जो रिपोर्ट एनसीआरबी की आई है उसके अनुसार उत्तर प्रदेश में जो सांप्रदायिक हिंसा के कुल कितने मामले सामने आए। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक हिंसा के केवल एक ही मामला सामने आया है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा A1, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है उत्तर प्रदेश के लिए कि सिर्फ एक ही सांप्रदायिक हिंसा हुई है उत्तर प्रदेश में। ये देखियो इमेज में लिखा हुआ है कि दंगा मुक्त हुआ उत्तर प्रदेश। क्या लिखा हुआ है? कि दंगा मुक्त हुआ उत्तर प्रदेश, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ जो सांप्रदायिक हिंसा हुई है उसका सिर्फ एक ही केस आया है, इसलिए ये उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हो गया है, ठीक है। अब जो इसमें आंकड़े हैं दोस्तों उसमें बहुत सारे पॉइंट्स दिए गए हैं। तो मतलब उसमें मेन पॉइंट्स ये है कि जो मतलब उत्तर प्रदेश का जो ओवरऑल परफॉर्मेंस रहा है इनकी रिपोर्ट के अनुसार वो बहुत अच्छा रहा है। कि पहले जो महिलाओं के ऊपर जो और बच्चों के ऊपर जो क्राइम्स होते थे उनकी जो संख्या हुई है वो भी कम हो गई है, ठीक है। और जो आपका जो सांप्रदायिक हिंसा थी उसमें तो एक ही आया है, ठीक है। और सांप्रदायिक हिंसा के मामले में सबसे ज़्यादा जो मामले आए हैं वो महाराष्ट्र में आए हैं। कितने आए हैं? 378। तो जो सांप्रदायिक हिस्सा है सबसे ज़्यादा उसके मामले आए हैं 378 महाराष्ट्र में आए हुए हैं, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में कितने आए हुए हैं? सिर्फ एक। अब इस देखिए इस पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि रिपोर्ट में बताया गया कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हुए अपराधों में राज्य में पहले से कमी आई है, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश के लिए अच्छी बात है कि पहले के कंपैरिजन में जो क्राइम्स हैं वो कम हुए हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो ये दोस्तों ये कुछ पॉइंट दिए गए हैं इसके नीचे, एक बार आप इनको रीड कर लीजिएगा, ठीक है। अब एनसीआरबी की बात हुई तो दोस्तों देख लेते हैं कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के बारे में कि इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 11 मार्च 1986 में, ठीक है। कब हुई थी? 11 मार्च 1986 में। इसका जो मुख्यालय है वो दिल्ली में है और जो इसके डायरेक्टर हैं उनका नाम है विवेक गोगिया। उनका नाम क्या है? विवेक गोगिया, ठीक है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या है कि कौन सा राज्य देश में सबसे अधिक दूध का उत्पादन करता है। तो दोस्तों इसमें बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि हरियाणा होगा कि उत्तर प्रदेश होगा। तो दोस्तों इसमें आंसर आपका होगा उत्तर प्रदेश। डी आंसर उत्तर प्रदेश होगा, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन करता है उत्तर प्रदेश, ठीक है। और अगर पूरे इंडिया में देखें तो जो इसका कंट्रीब्यूशन है वो लगभग 16% इसका कंट्रीब्यूशन है दूध के उत्पादन में पूरे इंडिया में। उत्तर प्रदेश में टोटल दोस्तों 319 लाख टन दूध का उत्पादन किया जाता है एक वर्ष में। कितना? 319 लाख टन, ठीक है। और ये 16% जो ये पूरे जो पूरे इंडिया के को अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का जो कंट्रीब्यूशन है वो 16% का है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में 319 लाख टन दूध उत्पादन किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अभी हाल ही में
अंतर्राष्ट्रीय जो डेयरी समिति हुई है, अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ की जो विश्व जो डेयरी सम्मेलन यानी कि जो वर्ल्ड डेयरी समिति हुई है 2022 की, उसे कहाँ पे आयोजित किया गया था? उसे दोस्तों ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया है। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ये वर्ल्ड डेयरी समिति हुई है 2022 की, वो कहाँ पे हुई है? तो दोस्तों ये ग्रेटर नोएडा में आयोजित की गई है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि जब इसकी बात हुई है डेयरी की, तो जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है? तो ये दोस्तों पुरुषोत्तम रूपाला जी है। कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला जी। ठीक है, अब वर्ल्ड मिल्क डे किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है 1 जून को। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा पूछा जाता है साइंस में कि दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो दूध में दोस्तों लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, क्या नाम है? लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जो हमने जो डिस्कस किया था कि अंतर्राष्ट्रीय जो डेयरी महासंघ है, उसने जो विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया है, वो उत्तर प्रदेश में कहाँ पे किया है? पहली बात तो ये दोस्तों कि ये उत्तर प्रदेश में किया गया है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में ये कहाँ पे किया गया है? तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा में किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ग्रेटर नोएडा। ठीक है, अब यहाँ पे इमेज देख लेते हैं। ये इमेज है, इसमें क्या हुआ है कि पीएम मोदी जी ने इस जो समिट को उन्होंने इनॉग्रेट किया है। ठीक है, इसका उद्घाटन किया है पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। तो ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि जो ये वर्ल्ड डेयरी समिति हुई है 2022 की, तो ये पहली बार तो कहाँ पे हुई है? तो ये उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में हुई है। दूसरी बात, इसका शुभारंभ किसने किया था? तो इसका शुभारंभ पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया था। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, अब इस जो ये हुआ है, जो आपका सम्मेलन हुआ है दोस्तों, ये 12 सितंबर 2022 को हुआ है। ठीक है, अब इसकी थीम क्या थी? इस सम्मेलन की थीम थी डेयरी फॉर न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड। क्या थी? डेयरी फॉर न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड। ठीक है, और दोस्तों ये इससे पहले 1974 में आयोजित की गई थी इस तरह की जो शिखर सम्मेलन था, वो उत्तर प्रदेश में 1974 में किया गया था। तो दोस्तों देखो कितना टाइम बाद इसे यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है इंडिया में। ठीक है, अब दोस्तों अब बात हुई है कि अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ की, तो इसके बारे में देख लेते हैं कि जो इसका मुख्यालय है ये ब्रसेल्स में है, और जो इसकी स्थापना हुई थी ये 1903 में हुई थी। तो इसका मेन ये है कि इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय कहाँ पड़ता है? ब्रसेल्स में। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। मेरा अगला प्रश्न क्या कहता है कि कौन सा राज्य केंद्र के नीति आयोग की तर्ज पर प्रदेश के लिए एक नीति आयोग का गठन करने जा रहा है? मतलब जैसे आपको पता हो कि जैसे सेंटर में एक नीति आयोग है, जैसे प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, उसको हटा के नीति आयोग को ले आए थे एनडीए की गवर्नमेंट ने। तो उसी तरीके से कि उत्तर प्रदेश में भी नीति आयोग बनने जा रहा है। तो इसका जो दोस्तों उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो भी एक नीति आयोग का गठन करने जा रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब क्या है इसमें दोस्तों, इसमें देख लेते हैं कि क्या पॉइंट्स लिखे गए हैं कि नीति आयोग जैसे जैसे जो नीति आयोग जो सेंटर वाला है, जैसे वो सेंटर के लिए काम करता है, उसी तरीके से जो ये उत्तर प्रदेश का नीति आयोग होगा वो उत्तर प्रदेश के लिए हर चीज़ों को डिसाइड करेगा। ठीक है, जैसे वो सेंटर का हमारा नीति आयोग करता है। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं क्या पॉइंट लिखा हुआ है कि जो जो राज्य नीति आयोग जो ये आप उत्तर प्रदेश में नीति आयोग बनेगा, जो उसके अध्यक्ष होंगे वो मुख्यमंत्री होंगे। जैसे कि क्या हुआ है, जो सेंटर वाला जो नीति आयोग है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? उसके प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक, तो उसी तरीके से जो राज्य का नीति आयोग बनेगा उसके अध्यक्ष होंगे मुख्यमंत्री। ठीक है, जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं। अब इसमें क्या है कि जो ये संस्था बनेगी, ये नीति आयोग की तरह वो राज्य के समग्र विकास के लिए थिंक टैंक की भूमिका निभाएगी। ठीक है, और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े नीतिगत विषयों पर सरकार को सुझाव देगी। उसी तरीके से काम करेगी जैसे सेंटर का नीति आयोग करता है, उसी तरीके से हमारा ये राज्य का भी नीति आयोग काम करेगा। ठीक है, एडवाइस करेगा गवर्नमेंट को।
अब नीति आयोग की बात हुई तो नीति आयोग के बारे में देख लेते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 में। जो इसके अध्यक्ष है वो नरेंद्र मोदी जी हैं, और जो इसके उपाध्यक्ष हैं वो सुमन बेरी हैं, ठीक है। और जो इसके सीईओ हैं वो परमेश्वर अय्यर है। तो दोस्तों ये जो 2 क्वेश्चन है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि जो जनरल करंट अफेयर्स में भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पूरे कंट्री की, पूरे इंडिया की करंट अफेयर्स देखी जाए तो उसके हिसाब से भी ये दोनों क्वेश्चन बहुत आपके इंपॉर्टेंट है, कि जो अध्यक्ष हैं वो सुमन बेरी हैं और जो सीईओ हैं वो परमेश्वर अय्यर है। दोनों की जो नियुक्ति हुई है अभी हाल ही फिलहाल में हुई, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। एक बार इनको देख लीजिएगा आप। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि सितंबर 2022 में उत्तर प्रदेश में कितनी नई नगर पंचायतों का गठन किया गया है? तो दोस्तों अभी हाल सितंबर 2022 में 4 उत्तर प्रदेश में नगर पंचायतों का गठन किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा C4, ठीक है। कितनी नगर पंचायतों का गठन किया गया है? 4 नगर पंचायतों का गठन अभी किया गया है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इमेज में कि यूपी में होगी 4 नई नगर पंचायत, ठीक है। यूपी में 4 नई नगर पंचायत होंगी, ठीक है। अब दोस्तों नगर पंचायत हो कितनी गई है टोटल? अब 756 नगर पंचायत हो गई। पहले 752 हुआ करती थी। अब जो ये 4 नगर पंचायतें बढ़ गई उसके कारण अब 756 नगर पंचायतें हो गई हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं जो चारों नगर पंचायतें हैं उनका नाम क्या है। तो ये कौन कौन सी हैं नगर पंचायतें? तो ये दोस्तों कुशीनगर में है मथौली है, ठीक है। ये कुशीनगर में है मथौली, ठीक है। देवरिया में है हेतिमपुर, अयोध्या में है माँ कामाख्या और फरुखाबाद में है संकिसा, ठीक है। इन चारों नगर पंचायतों को अभी अभी नगर पंचायतों का दर्जा दिया गया है, ठीक है। अब दोस्तों टोटल हो गई नगर पंचायतें 756। पहले 752 हुआ करती थी। इन 4 को बनने के बाद अब 756 हो गई है, ठीक है। और इसी के साथ साथ क्या हुआ है दोस्तों, अलीगढ़ और नगर निगम और देवरिया नगर निगम का विस्तार किया गया है, ठीक है। उनकी सीमा में विस्तार किया गया है। तो दोस्तों ये पॉइंट आप पढ़ लीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। अब जब ये पीडीएफ आपको मिल जाए तो एक बार इसकी रीडिंग कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आज का अपना वीडियो हम यहीं तक ही रखते हैं, ठीक है।